अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 38। भैया टिकट तो आप आज देख रहे थे। फिर ये दोनों संपदा मिन्नी विन्नी के अंजना के पास जाने के बाद मनीष से धीरे से पूछती है, ये तो परसों ही करा दिया था मेरी बहन। मिन्नी विन्नी इसी शर्त पर आई हैं कि 2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरेंगी, तो लौटने की टिकट देख रहा था। मनीष झुककर संपदा के कान में कहता है, मिन्नी विन्नी अंजना से मिलकर विन्या के गले से लगी हुई थी और गिले शिकवे कर रही थी। भैया को हमारी याद आ गई, नहीं तो आप तो भूल ही गई थी हमें। इस दरमियान विन्या ने गले से लगी हुई मिन्नी और विन्नी उतनी ही गर्मजोशी से कहा, तुम लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और हमें खुशी है कि तुम यहाँ हो। मिन्नी विन्नी के आने से यहाँ एक प्यार और खुशी से भरा माहौल बन गया था। अभी हम यहाँ 2 दिन है, जितनी खातिरदारी करनी हो कर लीजिए। मिन्नी कमर पर हाथ रखती हुई थोड़ा तनकर थोड़ी हंसी के साथ विन्या की ओर देखकर कहती है, कैसी बात कर रही है तू? भाभी से खातिरदारी करवाएगी? ये नहीं कि कहें भाभी हम आ गए हैं, आपके साथ मिलकर सब कुछ करेंगी। संपदा से कुछ सीख, कितनी इज्जत करती है बहू की। मंजली बुआ अपनी बेटी के वचन सुनकर उसे अंदर कमरे में आकर उसे झिड़कती हुई कहती है। उनके कथन पर कमरे में मौजूद सभी लोग और बाहर बैठी बड़ी बुआ भी चौंक पड़ी थी। अभी तक तो मंजली बुआ ने अपनी भाभी के कामों में सिर्फ नुक्स ही निकालती आई थी और कटाक्ष करती रुलाती आई थी। जो व्यक्ति सिर्फ आलोचना और ताने देने के लिए जाना जाता था, उनका हृदय परिवर्तन देख सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ था। मंजली बुआ के अचानक बदले रूप को देखकर कमरे में मौजूद सभी व्यक्तियों की चेहरे पर अजीबोगरीब भ्रम की छाया बनी हुई थी। खासकर अंजना तो उन्हें ऐसे देख रही थी मानो कुछ अजूबा सुन लिया हो या देख लिया हो। इस नए दृष्टिकोण के माध्यम से बुआ ने दिखाया कि विकल्पों की सीमा नहीं होती और जब हम अपनी आत्मसमीक्षा करते हैं और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम उठाते हैं तो हम स्वयं को और दूसरों को संबल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन मम्मी, आप तो बड़ी मौसी के साथ मिलकर 2-2 घंटे बैठकर मामी अपनी मम्मी की बात पर विन्नी बोलने ही जा रही थी कि बगल में खड़ी विन्या ने उसका हाथ पकड़कर जोर से दबा दिया और विन्या की इस हरकत पर चुप होकर विन्या की ओर देखने लगी। विन्नी की आंखों में हैरानी दिखाई दे रही थी और विन्या की ओर उसने इस तरीके से देखना शुरू किया जैसे कि विन्या के द्वारा कुछ बड़ा कर दिया गया हो। विन्या नहीं चाहती थी कि इस बदलते समय कोई एक सदस्य भी छोटी सी बात पर आहत हो और फिर से कटुता पाल ले। सब यहीं बैठे बैठे दिन गुजार लेंगी कि ये 2 दिन मजा मस्ती भी करेंगी। कोयल के बगल में खड़ी दीपिका माहौल को समझती हुई हल्के से ताली बजाती हुई कहती है। मिन्नी विन्नी दीपिका की ओर अपरिचय की नज़र से देखने लगी। उनकी नज़र उस पर गई तो की, लेकिन परिचय का अवसर नहीं मिला था। ये मेरी भाभी की भाभी है, इसलिए हमारी भी भाभी। दोनों बहनों की नज़र में अपरिचय की भावना देख संपदा दीपिका के दोनों कंधे पर हाथ रख अपना चिबुक टिकाती हुई कहती है, हो गई अब हमारी जान पहचान। अभी तो मैं निकलूंगी, अब मैं कल आऊंगी जान पहचान आगे बढ़ाने। दोनों बहनों की ओर प्यार से देखकर अंजना की ओर आज्ञा लेने वाली निगाह से दीपिका देखती है। समधन जी को भी लेती आना। अंजना दीपिका से कहती है, दोनों के साथ तुम भी जा रही हो क्या? दिन भर की धमा चौकड़ी के बाद, खाने की टेबल चर्चा सुनने के बाद कमरे में बड़ी बुआ अपनी बहन से रुखाई से पूछती है, हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा भी घर परिवार है। किसी के जीवन में विष घोलने के चक्कर में अपने घर में तो विष धीरे धीरे पग पसार रहा है। इस पर तो कभी ध्यान ही नहीं गया मेरा। दोनों को देखा ना एक बार भी मेरे पास आकर बैठने की जहमत नहीं उठाई दोनों ने। ऐसे मेरे करीब जाते ही दोनों बारी बारी से उठकर चली गई। घर पर भी आपस में ही खुसुर फुसुर करती रहती हैं। अब एक नए सिरे से मुझे भी अपने घर के रिश्तों को संभालना होगा। मंजली बुआ अपने जज्बात निकालने के लिए मानो भरी बैठी थी और दिन भर के घटनाक्रम ने जहाँ सभी को नई ऊर्जा दी, वही मंजली बुआ अपने कर्मों को याद कर आहत होती रही। फिर मैं कैसे रहूंगी यहाँ? इस विन्या से कुछ होता तो है नहीं। बड़ी बुआ बहन के जज्बातों को, उसकी भावनाओं को एक बगल में करती चमक उठी थी। दीदी,
मैंने सुबह भी आपसे कहा था विन्या भली लड़की है, हमने ही गलत चश्मा लगा रखा है तो सब कुछ गलत दिशा में ही दिखता है। रात में भी विन्या ने उसने कंबल क्या उड़ा दिया, तेरे तो विचार ही उधर से उधर हो गए। बड़ी बुआ अपनी बहन का मजाक बनाती हुई कहती है, जो भी हो दीदी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ और आपसे भी कहूँगी अपने बेटे बहू को मान दीजिए, उसका साथ दीजिए। कब तक अपने घर की जिम्मेदारियों से भागती रहेंगी? हो गया तुम्हारा भाषण तो चुप हो जाओ। मुझे मत सिखाओ क्या करना चाहिए या नहीं क्या नहीं। अपनी बेटियां तो संभल नहीं रही, दूसरे को ज्ञान देने चली हैं। बड़ी बुआ, जिन्हें कभी किसी की बात विशेषकर उचित बात सुनने की आदत नहीं थी, वो बिना सोचे समझे बोलती जा रही थी। बड़ी बुआ ने आरोपों से भरी बातें कही जो आधारहीन और समझदारी से दूर थी। मंजली बुआ उनके आरोप प्रत्यारोप को आंखें फैलाए सुन रही थी। उन्होंने तो बड़ी बहन समझकर अपनी बेटियों की चर्चा उनसे की थी और वो तो आरोप पर आरोप लगाए जा रही थी। बड़ी बुआ ने बिना सोचे समझे अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया जो सीधे तौर पर मंजली बुआ के परिवार और बेटियों को नकारात्मक रूप में शामिल कर रहा था। मंजली बुआ उनके आरोप प्रत्यारोप को सुन रही थी और उनकी आंखों में विचारशीलता और समझदारी की भावना थी। बड़ी बुआ की तरफ से बिना सोचे समझे भड़काऊ आरोपों के बावजूद मंजली बुआ ने एक संवेदनशील और विचारशील उत्तर देने का प्रयास किया। दीदी, आप बेहद क्रोधित अवस्था में हैं, इसलिए अभी कुछ समझ नहीं सकेंगी। फिर भी आप अपनी आगे की स्थिति पर विचार जरूर कीजिएगा। मंजली बुआ बड़ी बहन को भविष्य के लिए दर्पण दिखाने की कोशिश करती, करवट बदलकर सोने की कोशिश करती है। मंजली बुआ ने बड़ी बहन को आगे की स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। बड़ी बुआ जो क्रोधित और थकी हुई थी, उन्हें धीरे धीरे अपने भविष्य की दिशा में सोचने का समय दिया। मंजली बुआ ने उन्हें यह बताने का प्रयास किया कि इस कठिन समय में भी विचार और सोचने का समय होना चाहिए। भले ही उन्हें बड़ी बहन के विचारों ने हृदय को ठेस पहुंचाई थी और उनकी आंखों से इस वक्त नींद कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी वो आंखें बंद किए अपने मन की मथनी में अपने विचारों को मथ रही थी। वह अपने मन की गहराइयों में चुपचाप बैठकर अपने विचारों को समझने का प्रयास कर रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है और आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकती है। इस चुनौतीपूर्ण समय में उनका मन धीरे धीरे समाधान और समर्पण की दिशा में बदल रहा था। नींद की बूंदों से दूर उन्होंने आत्मसमीक्षा करते हुए अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य को बढ़ाना चाह रही थी। उधर विन्या जो दिन भर इस ऊहापोह में थी कि जब दीपिका को मनीष ने फूलों का गुलदस्ता दिया तो क्या अंजना उस समय मौजूद नहीं थी। वह यह जानने के लिए इतनी उत्सुक थी कि सबके अपने अपने कमरे में जाते ही सारे काम छोड़ झट से अंजना के कमरे में घुस गई थी और बिस्तर पर उससे चिपक कर बैठी पूछ रही थी, माँ, क्या आपको इस गुलदस्ता के बारे में मालूम नहीं था, जबकि ये गुलदस्ता तो भाभी ही लाई थी। ये पूछते हुए विन्या के चेहरे का आवरण हया की लाली बन गया था और उसे छेड़ते हुए अंजना कहती है, अच्छा, मुझे तो लगा मनीष का लिखा पत्र था। वो तो दीपिका ने लिखा था। नहीं माँ, वो तो ओहो, आप ये बताइए कि गुलदस्ता जब भाभी के हाथ में आया तो आप वहाँ थी कि नहीं? नहीं, ना ही मम्मी और ना ही पापा मौजूद थे। मैं और दीपिका भाभी मौजूद थे। अब पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? संपदा कमरे में आती हुई कहती है। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। विन्या झेप सी गई थी। ऐसे ही क्या भाभी? पूछिए ना, संपदा ठुनकती हुई कहती है। नहीं, कुछ नहीं, मैं रसोई समेट लेती हूँ। विन्या अपनी मुस्कान बमुश्किल दबाए बिस्तर से उतरती हुई कहती है, वो सब तो मैंने कर लिया भाभी, अब आप सोने जाइए। क्या पता कमरे में और कुछ सरप्राइज प्रतीक्षा में हो, क्योंकि अब भैया अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गए हैं। अब भैया का मौन भी अर्थपूर्ण होगा। देखते हैं मेरी इंटेलिजेंट भाभी समझ पाती है कि नहीं। संपदा बिस्तर से उतरती हुई विन्या को लगातार छेड़े जा रही थी और विन्या का चेहरा वीर बहुटी सा हो गया था। इस समय विन्या की होठों की लाली और चेहरा दोनों ही गड़मड़ से हो गए थे। लग रहा था जैसे उसके अधर की लाली चुराकर चेहरे ने मल लिया हो
और वो रुककर अंजना से लिपटकर उसकी गोद में अपना चेहरा रखती हुई कहती है, माँ क्यों तंग कर रही है मेरी बच्ची को। अंजना संपदा को झिड़कती हुई कहती है, नींद आ रही है मुझे, सोने जाने कहो अपनी बच्ची को। संपदा विनया के ऊपर से चादर खींचती हुई कहती है, हाँ हाँ जाओ अब सोने, पता नहीं सुबह मनीष का क्या प्रोग्राम बने। अंजना भी अपनी बेटी की ओर देख सहमति जताती हुई कहती है, पर माँ, विनया की आंखों में ढेर सारा संकोच भरा हुआ था। अब खुशियाँ दस्तक दे रही हैं तो नहीं, कुछ नहीं, चलो चलो जाओ सोने, मुझे भी नींद आ रही है। अंजना उबासी लेती हुई कहती है। विनया झिझक भरे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। जब मनीष उसे ताने देता, झिड़कता रहता था, तो उसे कभी इस कमरे में आने में संकोच नहीं हुआ था। देखो, इस कमरे में आंखों में चिंगारी भरे प्रवेश करती थी और अपनी तूफानी जुबान से मनीष की बोलती बंद कर निकल जाया करती थी। लेकिन आज की रात बिल्कुल अलग सी ही थी। पुष्पों की जुबानी मनीष के दिल की कहानी पढ़कर उसके पैरों की रवानी रुक गई थी। अपने जीवन के इस नए मोड़ पर आने वाले संबंध के बारे में उसने सोचा नहीं था। मनीष को वो पसंद करती थी, लेकिन मनीष उसे कभी पसंद करेगा ये तो उसने विचारा ही नहीं था। इस नए रात के साथ उसका हृदय नई भावनाएं और अपेक्षाएं भर कल ले आया था। साथ ही उसके कानों में संपदा की बातें भी गूंज रही थी कि भैया अब अपने स्वरूप में लौट आए हैं। कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ी रहने के बाद विनया बिना आवाज दरवाजा खोल अंदर की ओर झांकती है और गुप्त अंधेरा देख चैन की सांस लेती, मोबाइल से प्रकाश कर शॉल के अंदर रखती अपने बिस्तर की ओर बढ़ती है। तभी अंधेरे में ही अचानक उसे बहुत ठंड का एहसास होता है और अपने सिर पर कुछ नर्म नर्म सा गिरता हुआ महसूस होता है। उस अंधेरे में वो पर देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी देख पाने में अक्षम होती है और मनीष के जगने के डर से शॉल के अंदर से मोबाइल भी नहीं निकालती और डर से उसके पैर वही जम से गए थे। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।